एपिसोड शुरू होता और देखते वो गार्ड कह रहा था, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है? किस व्यापारी का रंग इतना साफ होता है और वो तुम्हारी तरह बात करता है? तुम क्रिमिनल हो ना? मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एंजी सोचने लगती कुछ तो अजीब बात है, क्योंकि हमें अरेस्ट नहीं कर रहा और ना ही ये हमें पकड़ने के लिए दूसरे गार्ड्स को यहाँ पर बुला रहा है। फिर वो एडन से जाकर कहती है कि हनी देखो ना कि ये गार्ड हमें बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको बदले में भी कुछ मिलना चाहिए। तभी गार्ड कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे ज्यादा समझदार है। और एंजी सोचने लगती है मैं अपने साथ ज्यादा ज्वेलरी नहीं लेके आई क्योंकि इससे पहचान हो सकती है, लेकिन शुक्र की बात है कि मैं अपना गोल्ड का ब्रेसलेट अपने साथ लेकर आई थी। फिर एडन उसे गोल्ड का नेकलेस दे देता है। वो गार्ड चेक करने लगता है। एडन कहता है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इसे काट कर देख सकते हैं, यह असली गोल्ड है। फिर दोनों गार्ड आपस में बात करते हैं और वो फिर एडन से कहता है रात को सफर करना काफी मुश्किल होगा ना, खैर अब तुम लोग जा सकते हो। फिर फाइनली वो लोग दरवाजा पार कर लेते हैं और दरवाजे के बंद होते ही एंजी एक गहरी सांस लेती है। एडन उसे देखने लगता है। एंजी कहती मेरी तरफ मत देखो प्लीज, बस आगे चलते रहो। देखते हैं कि एंजी बहुत रो रही थी। एडन सोचता है क्या मुझे इसे दिलासा देना चाहिए। तभी एंजी चिल्ला कर कहती है मैंने कहा ना रुको मत, बस चलते रहो। फिर वो लोग थोड़ा आगे आते हैं और एंजी सोचती है मेरे कान ऐसा लग रहा है कि हवा की वजह से ये जम जाएंगे। एंजी की आंखों से आंसू निकलने लगते। उसे एहसास होता है कि वो आजाद हो गई है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। एडन सोचता है लगता है अब तक इसके अंदर जो दबा हुआ था उसने निकाल दिया। और एंजी सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब तक कि मैं बस जीना चाहती थी। मैं बस यही सोचती रहती थी कि मुश्किलों से कैसे सरवाइव करूँ और सोचती रहती थी लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लेकिन अब मैं जितना मन चाहे चिल्ला सकती हूँ, जितनी दूर चाहे भाग सकती हूँ। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे इतनी आज़ादी महसूस हो रही है। और एडन उसको देखकर सोच रहा था लगता है अब तक इसे बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन अब इसे बेहतर महसूस हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वही वेकेशन होम देखते हैं जहाँ पर एंजी रुकी हुई थी। कोई आकर दरवाजे पर नॉक करता है। सिसाने दरवाजा खोलकर कहती है क्या कोई डिलीवरी आई है? वो पर्सन कहता है कि योर मैजेस्टी कैसी हैं, क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ? सिसाने कहती हर किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, अपनी जगह याद रखो। फिर वो धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। सिल्विया आकर कहती है कि उसने क्या कहा? सिसाने कहती है कि वो एम्प्रेस से मिलना चाहता था, लेकिन मैंने किसी तरह से बात को टाल दिया। सिल्विया कहती इसका मतलब उन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि एम्प्रेस यहाँ से जा चुकी है। फिर सिल्विया बताती हमने प्लान करा कि हम एक हफ्ते बाद निकलेंगे ताकि एम्प्रेस को कुछ टाइम मिल सके। नेचुरली सब लोगों को यही लगेगा कि एम्प्रेस भी यहाँ पर रुकी हुई है, और जब हम लोग फाइनली एक हफ्ते बाद यहाँ से जाएंगे तो किसी को भी ये बात पता नहीं चल पाएगी कि एम्प्रेस एक हफ्ते पहले यहाँ से जा चुकी थी। एम्प्रेस के जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग भाग जाए और अपनी जान बचाए। तभी सिल्विया कहती है कि तुम जानती हो ना कि हमें अब क्या करना है? सिसाने कहती है हाँ मैं जानती हूँ, हमें चारा बनना है। फिर नेक्स्ट सीन में एडन और एंजी को देखते जो एक जगह पर खाने के लिए रुके थे। एडन कहता है अब से जितना हो सके हमें अपनी एनर्जी को बचाना होगा। एंजी कहती है सही कहा, क्योंकि सर्दियों में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता है। वैसे मैं सोच रही हूँ सेरेफिना क्या कर रही होगी। एडन कहता है ये मत सोचो कि आखिर सेरेफिना क्या सोच रही होगी, क्योंकि जितना ज्यादा तुम उस पर तरस खाओगी उसको इस्तेमाल करना उतना ही दर्दनाक होगा। और इसके अलावा एम्परर के बारे में भी ना सोचो, स्पेशली जब तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि तुम बस एक फैसला कर रही हो, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। एंजी कहती है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे उस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। एडन कहता है कि भले ही तुम्हें पछतावा ना हो लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी। और एंजी सोचने लगती है कि ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। फिर नेक्स्ट सीन देखते 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 रात हो गई थी। वो लोग आग जला रहे थे। तभी एंजी को एक आवाज आती है हथियार तैयार कर लो, कोई आ रहा है। फिर एंजी फौरन एडन से कहती है एडन अपनी तलवार तैयार करो। उसके इतना कहते ही 3 मास्क पहने लोग एंजी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एंजी तीर चलाकर एक आदमी को ढेर कर देती है। एडन भी आकर दूसरे आदमी के पेट में तलवार भोंक देता है। अब एक ही पर्सन बचा था, वो एडन की तरफ बढ़ने लगता है। एडन की तलवार उस आदमी के अंदर घुस गई थी और निकल नहीं रही थी। एडन इसलिए अपने हाथ से उसके वार को रोक देता है, लेकिन एंजी मौका देकर उस आखिरी आदमी पर भी तीर चला देती है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वो लोग बैठे थे। एडन कहता है मुझे लगा था एक्टिलन के जो घोड़े होते हैं वो भी अपने मास्टर के साथ लड़ते होंगे। एंजी कहती है वही लड़ते हैं जिनको वॉर के लिए तैयार किया जाता है, और अच्छी बात है कि तुम्हारा
हमारा जो घाव है वो ज्यादा गहरा नहीं है। वैसे मुझे लगा नहीं था हम यहाँ पर डाकुओं से टकरा जाएंगे। एडन कहता है लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? एंजी कहती है कि पता नहीं, शायद से एक्टिलस में रहकर मैं काफी सेंसिटिव हो गई हूँ। वो एडन के पट्टियां बांध देती है। एडन कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द ट्यूनिया पहुँचना चाहिए। मुझे पता है कि हमें ज्यादा आराम नहीं मिला है, लेकिन क्या अब भी तुम चल सकती हो? एंजी कहती है हाँ मैं चल सकती हूँ। और वो सोचने लगती है अब मरे हुए लोगों को देखकर मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शायद से मैं काफी बदल गई हूँ। अब जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे आजकल कोई भी बुरा सपना नहीं आया। फिर नेक्स्ट सीन में काउंटेस का मेंशन देखते हैं, जहाँ पर एंजी का लेटर वो पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे लगता है बेहतर होने में 1 हफ्ता लगेगा, मैं तब आपसे मिलती हूँ। काउंटेस सोचने लगती है मैं भी लेटर भेजकर ये कहना चाहती थी कि मैं तब भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन इससे वो इरिटेट हो सकती हैं। ऐसा थोड़ी ना है, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार ही कर दिया है। 1 हफ्ते ही मुझे बस इंतजार करना है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सिसाने और सिल्विया एक मार्केट में आई थी। वो लोग किसी को गोल्ड कॉइन देती हैं और वो औरत उन लोग को अपने पीछे आने के लिए कहती है। और सिसाने बताती है कि एडन ने हमें भी पास दिया था, लेकिन हम लोगों ने फैसला करा है कि हम लोग दरवाजा पार करके नहीं जाएंगे, इसके बजाय हम उन गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करेंगे जिनका इस्तेमाल निवासी करा करते थे। जानबूझकर हमने अपने निशानों को पीछे छोड़ना शुरू करा, और जब हमें पैसों की जरूरत होती तो हम एम्प्रेस की ज्वेलरी को बेच देते। यही रास्ता है जिससे एम्प्रेस के पीछे गार्ड्स जाने के बजाय हमारे पीछे आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते, रैनियल सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एंजी घूमे जा रही थी। और रैनियल उठकर सोचता है कितना अजीब सपना था, ऐसा अजीब सपना मुझे पहले कभी नहीं आया। तभी एक भयानक आवाज रैनियल से कहने लगती है उसको भूल जाओ, खून को, जंग को, चिल्लाने की आवाजों को, बस यही याद रखो। मुझे ऐसा कुछ मजेदार दिखाओ जैसा कि तुम असल में हो। फिर थोड़ी देर बाद देखते रैनियल बाहर आकर सोचता है आसमान तो काफी ज्यादा डार्क होता जा रहा है। मैं पिछले 1 दशक से यहाँ के मौसम पर नजर रख रहा हूँ, इस साल भी कुछ अलग नहीं होगा। जब हम ट्यूनिया गए थे उसकी गति में यहाँ की आर्मी काफी धीमी चल रही है, लेकिन सब लोगों की हिम्मत चरम पर है क्योंकि सब लोग सोमनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए हमें धीमे धीमे आगे बढ़ना होगा ताकि सेना को इंतजार कराया जा सके, क्योंकि जितना ये इंतजार करेंगे इनके अंदर की आग उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब हम लोग सोमनिया पहुंचकर जंग में उतरेंगे तो आर्मी का कोई भी इंसान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वही आवाज बताने लगती है अब जब वो परेशान करने वाली लड़की चली गई है तो रैनियल फिर से आज्ञाकारी हो गया है। ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारा असली मकसद यही है। फिर नेक्स्ट सीन में नर्मा को देखते हैं, जिससे एक मेट आकर बताती है कि काउंट डोसिनो आपसे मिलने के लिए आई हैं। नर्मा सोचने लगती है क्या वो औरत पागल हो गई है, उसे तो एम्प्रेस की देखभाल करनी चाहिए, वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी काउंटेस खुद वहाँ पर भागते हुए आ जाती है और कहती है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, हमारा इस्तेमाल करा गया है। नर्मा कहती है कि ये तुम अचानक से क्या बात कर रही हो, थोड़ी शांत हो जाओ। काउंटेस कहती है कि वो गायब हो गई, उसने मेरा घर उधार लिया था लेकिन वो कहीं चली गई। नर्मा कहती है शांत हो जाओ, तुम किसकी बात कर रही हो, तुम एम्प्रेस की बात तो नहीं कर रही। काउंटेस कहती है सबसे जरूरी बात ये है कि जब वो मेरे विला में रुकी हुई थी तभी वहाँ से भाग गई। नर्मा सोचने लगती है कि एम्पायर के सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि एम्परर एम्प्रेस से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अगर एम्परर को इस बारे में पता चल गया तो काउंटेस से जुड़े सारे परिवारों को खत्म कर दिया जाएगा। काउंटेस कहती है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, सब खत्म हो गया, हम लोगों का मरना तो तय है, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो उसे थप्पड़ मारकर कहती है एम्प्रेस क्यों भागेंगी, अपने होश में आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लकी हो कि एम्परर इस वक्त यहाँ पर नहीं है। एम्परर यहाँ पर वापस आए इससे पहले जल्द से जल्द हमें एम्प्रेस को ढूंढना होगा। काउंटेस कहती है कि जो थोड़े फल लेकर वहाँ गया था उसे इस बारे में पता चला, मुझे ऐसा लगता है एम्प्रेस आज नहीं गई है बल्कि वो कुछ दिन पहले ही चली गई थी। एम्प्रेस की मेड ने कहा था कि वो बास्केट को मेंशन के सामने रख दे, तब वो खुद आकर उसे उठा लेगी, लेकिन उस सर्वेंट ने नोटिस करा कि वहाँ पर तो भिखारी आकर उसे ले जा रहे थे। नर्मा सोचने लगती है ये पागल औरत, मुझे इसके पास एम्प्रेस को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे शांत होना होगा, गुस्सा मेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो काउंटेस से कहती है उन्होंने पास का इस्तेमाल करा होगा, सबसे पहले जाकर पास को चेक करो, जाकर डोमेन चेक करो,
वहाँ से कौन निकला है और कौन इलीगल तरीके से यहाँ से गया है। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी और एडन को देखते हैं जो फिर से अपने सफर पर निकल गए थे। एडन कहता है कि ट्यूनिया यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी अगर बर्फबारी ज्यादा होने लगी तो। एंजी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बर्फ गिरने वाली है। एडन कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर शायद हो सकता है। एंजी सोचने लगती है, मुझे लगा था ये ऐसा कहेगा कि बिना प्रूफ के तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, लेकिन जब से हम उन डाकुओं से टकराए हैं तब से मेरी प्रोटेक्शन सच होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है जो मुझे ऐसा करने के लिए कह रही है। लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि 1 घंटे तक वेस्ट की तरफ चलो। यही बात एंजी एडन से कहती है। एडन कहता है लेकिन क्यों? एंजी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें यही करना चाहिए। फिर वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और एडन कहता है लगता हम इसी वजह से वेस्ट में आए थे। उन लोगों को सामने एक अबैंडन्ड घर दिखाई देता है जिसे कोई इस्तेमाल किया करता था। एडन कहता है कि यहाँ का जो मालिक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और वो एक किसान है, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि हम लोग रात यहीं पर गुजारे। एंजी कहती है कि यहाँ पर एक फायर प्लेस भी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडन कहता है तुम यहीं पर रुककर घोड़ों को बांधो, मैं जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखते वो लोग आग जला देते हैं और एंजी कहती है कि अच्छी बात है कि हम लोगों को रहने के लिए एक घर मिल गया। एडन कहता है कि यहाँ पर जो धुआं है क्या वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा? एंजी कहती है कि हम धुएं को बंद थोड़ी ना कर सकते हैं, वैसे तुमने ये क्यों पूछा? एडन कहता है मैं तो बस कुछ बात करना चाहता था। एंजी कहती है तो अजीब बात है, मुझे लगा था कि तुम्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। एडन कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है? एंजी थोड़ा सोचने लगती है और कहती है कि हाँ मेरा नाम चॉय यॉनजी है। एडन कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं है कि अपनी असली दुनिया में हम एक दूसरे को पहचान बताएं। मुझे लगता है कि तुम्हें ये जगह पसंद आ रही है। एंजी कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा फ्यूचर यहाँ पर अच्छा नहीं है। एडन कहता है कि मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा लगने की बात कर रहा हूँ। एंजी कहती है तो ये बताओ कि यहाँ से निकलने में मैं इतनी मुश्किलें क्यों झेल रही हूँ? एडन कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने पहले मुझसे क्या कहा था? एंजी कहती है हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। एडन कहता है कि तुम उस वक्त बिल्कुल सही थी, मैं एक अमीर परिवार से हूँ। एंजी कहती है तो क्या तुम इस बात को लेकर इतना शेख ही भगाना चाहते हो? एडन कहता है कि नहीं, मैं बस सोच रहा था क्या तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगी अगर मैं तुमसे वादा करूं कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंजी कहती है कि लेकिन अचानक से तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एडन कहता है मुझे लगा अगर मैं तुमसे वादा करूं कि तुम्हें जो चाहिए है मैं दे दूंगा तो फिर तुम वापस जाने के लिए थोड़ी मोटिवेट हो जाओगी, क्योंकि इस वक्त बस ऐसा ही लग रहा है तुम वापस जाना नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेड ने बताया था तुम असल में एम्परर से प्यार नहीं करती बल्कि तुम बस उसका फायदा उठा रही हो खुद को बचाने के लिए। एंजी कहती क्या सिल्विया ने ऐसा कहा? एडन कहता है सिसाने ने भी इनकार नहीं करा था। एंजी सोचने लगती अब जब मैं सोच रही हूँ तो ये बात सच लगती है क्योंकि मैं बस फैसले कर रही थी ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी रैनियल से बचने की। मैंने उसे ऐसी चीजें बताई थी जो कि उसे करना पसंद है ताकि मैं खुद सरवाइव कर सकूं, और रैनियल की वजह से मुझे काफी सुकून मिला था। मैं उसे थोड़ा मैनिपुलेट कर पाई थी। क्या मैं वहाँ पर सिर्फ इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि एम्प्रेस की तरह रहकर मुझे सुकून मिल रहा था? तभी एडन एंजी का चेहरा पकड़कर कहता है कि योंगजी क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मर जाएगा तो? एंजी बहुत ज्यादा हिचकिचाने लगती है। एडन कहता है अच्छा तो ये बात तुम्हें परेशान कर रही है? एंजी कहती है मैं जानती हूँ उसकी मौत से उभरना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैं जिंदगी भर उसके लिए शोक मनाऊंगी। लगता है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है उसके लिए वो इतनी गहरी नहीं है, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचकर बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में उसका चेहरा आ रहा है, और मुझे पता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन जब मैं एक्टिलस से बाहर निकली थी तब मुझे आज़ादी महसूस हो रही थी, और मैं जानती हूँ ये एहसास असली है क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे कोई भी बुरा सपना नहीं आया। फिर देखते हैं कि दोनों को वहाँ से भागे हुए पूरे 17 दिन हो गए थे। दोनों तूफान से गुजर कर जा रहे थे। एंजी कहती है तुम्हें यकीन है हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं? एडन कहता है कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, हमें बस चलते रहना होगा। लेकिन मुझे फिक्र है हम लोग शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, शायद से एम्परर भी पीछे हट रहे होंगे। लेकिन तभी एंजी को फिर से आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है नहीं, उसे ऐसा लग रहा होगा कि बर्फबारी जल्दी ही रुक जाएगी।
और यही बात एंजी एडन को बताती है। एडन कहता है क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम एम्परर को अच्छे से जानती हो। एंजी कहती माफ करना, ये बस मैं अपनी सोच के जरिए बता रही हूँ। एडन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि आजकल जो तुम्हारे इंस्टिंक्ट हैं वो बिल्कुल सही निकल रहे हैं। तभी एंजी को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिरने लगती है। एडन कहता है कि मुझ पर बस थोड़ा और भरोसा कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। एंजी कहती माफ करना, मेरे पैर इतने ज्यादा जम रहे हैं कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। एडन सोचने लगता है कि मुझे लगता है ये अपनी लिमिट तक पहुंच गई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। फिर वो एंजी को अपने कंधों पर उठा लेता और कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाना है। फिर फाइनली वो लोग ट्यूनिया पहुंच जाते हैं और आर्क बिशप भी उन लोगों को देख लेते हैं। आर्क बिशप कहते हैं एडन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ कौन है। एंजी कहती है मैं एक्टलेस की एम्प्रेस हूँ, हम लोग पिछली बार मॉन्स्टर हंट के दौरान मिले थे। मुझे पता है कि ये बहुत अचानक है, लेकिन मैं एक्टलेस से भाग कर आई हूँ। प्लीज अपनी कृपया बरसा दीजिए और मुझे रहने के लिए एक जगह और खाने के लिए खाना दे दीजिए। एडन उसे आवाज लगाने लगता है। उसे लगता है एंजी बेहोश हो गए। एंजी सोच रही थी कि चिल्लाना बंद करो, मैं मरी नहीं हूँ, मैं बस थक गई हूँ। मुझे फिर से रैनियल का चेहरा नजर आ रहा है, आखिर क्यों? मुझे तो उससे डर लग रहा है ना, तो मेरे अंदर से ये फीलिंग्स क्यों नहीं जा रही। फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह देखते हैं उसे होश आता है और वो सोचने लगती है क्या ये सच में टेम्पल का कोई रूम है। तभी वहाँ पर सेरेफिना खाना लेकर आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। एकदम अलग रूम में उठकर तुम सरप्राइज हो गई होगी ना, दरअसल ये मेरा कमरा है। और एंजी सोचने लगती है कि मैं इसको बस देखकर बता सकती हूँ ये कौन है। ये वही लड़की है जो रैनियल की तकदीर में लिखी हुई है, ट्यूनिया की सेंटेंस। फिर नेक्स्ट सीन में सोमनिया का बॉर्डर देखते हैं। एक्टलेस के सोल्जर्स कह रहे थे यहाँ पर आकर हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बर्फबारी तो बढ़ती जा रही है। रैनियल को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है लगता है 10 साल भी काफी नहीं थे, हमारे पास ज्यादा सप्लाईज नहीं बचे हैं, हमें ट्यूनिया में रुकना होगा। इसका मतलब ये है कि हम पीछे हट रहे हैं।